नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में हम एंशिएंट इंडिया ही करेंगे और चैप्टर 3 करेंगे हम। ये एक्सटेंसन ही है। वैदिक पीरियड हम कर रहे थे, पिछले बार हमने अर्ली वैदिक पीरियड किया था और आज के वीडियो में हम देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड ही है लेकिन अर्ली में कुछ चीज़ें थी वो बाद में जाके चेंजेस आ गए बहुत सारी चीज़ों का। तो वो सब चीज़ आज हम देखेंगे और पता चलेगा फिर कंपैरेटिवली क्या चेंजेस आए थे, क्या सिस्टम हुआ करता था अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड जो हो गया तो उसमें क्या क्या चीज़ प्रोग्रेस हुआ और क्या क्या चीज़ ये हो गया, मतलब डिग्रेसिव हो गया, रिग्रेसिव टाइप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे जोग्राफिकल एरिया के बारे में, ठीक है। ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड आर्यन सेटलमेंट्स कवर्ड वर्चुअली द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्यावर्त, ठीक है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि लेटर वैदिक पीरियड जब हुआ, टाइम पीरियड इसका 1000 BC से लेके 600 BC है। तो ये जब टाइम आ गया था तब क्या हुआ था कि आर्यन जो सेटलमेंट आप देख रहे थे शुरुआत में पंजाब हरियाणा के साइड में, सेंट्रल एशियन थ्योरी हमने पढ़ा है ना, और वहाँ पे हमने देखा था कि पंजाब हरियाणा में पहले जो अर्लियर सेटलमेंट थी आर्यंस की वो वहीं थी। बट यहाँ पे बोला जा रहा है जब लेटर वैदिक पीरियड आ गया तब धीरे धीरे आर्यंस जो हैं वो ग्रेजुअली शिफ्ट होते गए, थोड़ा थोड़ा और एक्सपैंड करते गए। और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने पूरा जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न इंडिया का जो एरिया था उसको पूरा तरीके से कवर कर लिया था, ठीक है। और उस एरिया को क्या बोला जाता था उस टाइम में? आर्यवर्त, क्योंकि वहाँ पे आर्यंस रहते थे, उसको आर्यवर्त बोला जाता था। द सेंटर ऑफ कल्चर नाउ शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगेज। तो हमने देखा था कि उस टाइम का जो अर्ली वैदिक पीरियड का जो कल्चर था या फिर आर्यन कल्चर जो थी उसमें आप देखे होंगे कि बहुत सारा मेंशन है सरस्वती रिवर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ऐसा था। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो कल्चर है, क्योंकि नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन बढ़ने लगा था, ठीक है, तो अब जो रिवर था, अब जो कल्चर था, कल्चर कहाँ पे ग्रो करेगा, कौन सा एरिया ज़्यादा डेवलप करेगा, तो ये धीरे धीरे सरस्वती रिवर से शिफ्ट होके ये गंगेज साइड आ रहा था, ठीक है, मतलब हमारे साइड आ रहा था, अब मगध के साइड, मध्य देश के साइड। ओके, फिर देयर वाज अ मेंशन ऑफ मोर रिवर्स सच एज नर्मदा, सदीनारा, चंबल एट्सेट्रा। तो अब जो लेटर वैदिक पीरियड के लिटरेचर को आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे रिवर का नाम मेंशन रहेगा जो पिछला रिवर से डिफरेंट होगा, ठीक है। उस टाइम में हम देखते थे, क्या देखते थे? रावी देखते थे, सरस्वती देखते थे, यमुना देखते थे। बट अब जो मेंशन होंगे, अब नए रिवर के नाम मेंशन होंगे, नर्मदा, सदीनारा, चंबल एट्सेट्रा। The expansion of people towards east is indicated in a legend of Satpat Brahman, how Videha Madhav migrated from Saraswati region, crossed Sadinara and came to the land of Videha, which is modern Tirhota. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप ऐसे उस टाइम में जो एक्सपेंसन हो रहा था वो ईस्टवर्ड हो रहा था। ये चीज़ आपको कहाँ पे मेंशन मिलेगा? मतलब कुछ भी जो फैक्ट्स रखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं से तो डिस्कवर किया गया है, कहीं से एक्सप्लोर किया गया है, तभी तो लिखा जा रहा है ना। तो ये वाला जो फैक्ट है कि एक्सपेंसन जो हो रहा था लोगों का पूर्व की तरह ये बढ़ रहे थे, ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है? ये सतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है कि विदेह माधव जो थे उन्होंने कैसे कैसे अपना माइग्रेशन किया। तो उन्होंने स्टार्ट किया अपना माइग्रेशन सरस्वती रीजन से, फिर उन्होंने रिवर जो सदीनारा है उसको क्रॉस किया, फिर फाइनली वो जो लैंड पे पहुँचे उसको वैदेह बोलते हैं। ओके, तो ऐसे था कि फिर वो रिवर जो सदीनारा उसको क्रॉस किए और फाइनली जो वो लैंड पे गए, जो उस लैंड पे उन्होंने अपना जो माइग्रेशन चल रहा था उनका उन्होंने स्टॉप किया जिस एरिया पे, उसको विदेह बोला जाता है और आज के डेट में तिरहुत बोला जाता है उसको। नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ जनपदास, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ जनपदास दैट इज़ कुरु जो है वो है कॉम्बिनेशन है पुरु और भारतस का। फिर पंचाल जिसमें तुर्वासस और क्रीवीस का मिश्रण है, ये कॉम्बिनेशन है। फिर काशी जो कि दोआब रीजन में है।
तो इस टाइम क्या हुआ, जनपद जो सब थे वो इमर्ज कर रहे थे, वो धीरे धीरे पावर को ग्रैब कर रहे थे और अपना एक्सपेंसन और अपना इमर्जेंस मतलब अराइज कर रहे थे, वो लोग ग्रो कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए अब कुरु जो थे वो किसके कॉम्बिनेशन थे, पुरु और भारतास के। पंचाल जो थे कॉम्बिनेशन वो थे तुर्वासास के और क्रीविस के। फिर काशी भी इमर्ज कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट लेटर वैदिक लिटरेचर मेंशंस द नेम ऑफ विंध्य माउंटेन विच इज़ साउदर्न माउंटेन। तो लेटर जो मतलब बाद वाले जो वैदिक लिटरेचर आते गए उसमें आप इसको भी इसका मेंशन भी आपको दिखेगा, विंध्या के जो माउंटेन्स हैं उनका भी मेंशन दिखता है, उसमें लिखा हुआ उसके बारे में। रेफरेंस टू द टेरिटोरियल डिविजन्स, the later Veda gives 3 broad divisions of India, that is Aryavarth northern India, Madhya Desh central India, फिर दक्षिण पथ तो साउदर्न इंडिया। ठीक है, तो जो टेरिटोरियल डिविजन्स थे मतलब वहाँ की जो एरिया थी, वहाँ की जो भूमि थी उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। और ये तीनों कैटेगरी थे, ये जो तीनों कैटेगरी थे, जो नॉर्थ वाला था, ठीक है, उत्तर दिशा वाला जो डिवीज़न था उसको हम आर्यवर्त कहते हैं, जो बीच वाला था उसको हम मध्य देश कहते हैं, और लास्ट में जो साउदर्न वाला था उसको दक्षिण पथ कहते हैं। ठीक है, AMD इससे आप याद कर सकते हैं, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ। चलिए अब पॉलिटी के बारे में देख लेते हैं कि अर्ली नहीं, अभी तो हम लेटर कर रहे हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में कैसी थी जो पॉलिटी थी वो कैसी थी, जैसे हमने उसमें देखा था ना, कुल को देखा था, फिर ग्रामीण, गृहपति, ये सब देखा था ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे कैसा है, चलिए अब देख लेते हैं। द लार्ज किंगडम एंड स्टेटली सिटीज़ मेड देयर अपीयरेंस इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े जो किंगडम्स थे और बहुत बड़े बड़े सिटीज़ ये सब देखने को मिला था उस टाइम पे। फिर इन तैत्रीय ब्राह्मण वी नोटिस द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो तैत्रीय ब्राह्मण लिटरेचर है उसमें मेंशन किया गया है डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप के बारे में। गवर्नमेंटल मशीनरी बिकम मोर इलेबोरेट देन बिफोर, मतलब पहले जैसा था उससे ज़्यादा क्लियर, उससे ज़्यादा स्पेसिफिक यूनिट्स आ गए थे और उससे ज़्यादा फंक्शनल और सब यूनिट्स को अच्छी तरीके से जो डिमार्केशन होता है फंक्शन का वो बहुत अच्छे से कर दिया गया था। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि बहुत इलाबोरेट हो गया था, बाद में जाके गवर्नमेंटल मशीनरी है ये बहुत जाके बाद में इलाबोरेट हो गया था एज अ सीक्वल टू द ग्रोथ ऑफ पावर ऑफ किंग। न्यू सिविल फंक्शनरीज बिसाइड्स ओनली सिविल फंक्शनरी ऑफ Rigvedic period, Purohita came into existence. There were Bhagdud, that is the collector of taxes, Sarathi और सूत, that is royal herald और charioteer, खस्त्री जो कि सैम्बरलेन होता है, और अक्षवाप जो कि कुरियर होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले देखा था ना, पुरोहित एग्जिस्ट करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता था अर्ली वैदिक पीरियड में। पुरोहित का जो एग्जिस्टेंस था या उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत वैल्यूएबल थी। बाद में चल के बहुत सारे फंक्शनरी ऐड भी हुए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको भागदूत बोला जाता था। जो चैरिटियर था, रथ चलाता था, उसको सारथी बोला जाता था या सूत भी कहा जाता था। खस्त्री कहा जाता था सैम्बरलेन लोगों को, और ये जो है अक्षवाप ये कुरियर सर्विसेज वालों को। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स ऑफ ऋग्वेदिक टाइम्स, द सेनानी, द जनरल एंड द ग्रामनी हेड ऑफ विलेज कंटिन्यू टू फंक्शन। तो जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उसमें सेनानी और ग्रामनी वो सब फिर से इस टाइम में भी आपको दिख रहा था कि ये लोग अभी भी फंक्शनल है। चलिए अभी ये पहले ये कर लेते हैं, इधर जो टेबल में बनाया गया है ये देख लेते हैं। पुरोहित किसको बोलते हैं, प्रिस्ट को बोलते हैं। महिषी किसको बोलते हैं, द क्वीन। युवराज का मतलब क्राउन प्रिंस होंगे। सूता या सारथी का मतलब वही होगा जो रथ को खींचता है। फिर सेनानी का मतलब द जनरल। ग्रामीणी का मतलब होगा हेड ऑफ विलेज। छत का मतलब होगा गेटमैन या सैम्बरलेन। फिर संग्रहित्री का मतलब होगा ट्रेजरर।
फिर भागदूत का मतलब होगा कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, और अक्षवाप का मतलब होगा कुरियर। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं जल्दी जल्दी एक बार फिर से। पुरोहित प्रिस्ट को बोलेंगे महिषी से क्वीन, युवराज का मतलब क्राउन प्रिंस पता है, सूत का मतलब जो रथ को खींचेगा वो, जनरल जो आर्मी का जनरल होगा सेनानी, हेड होगा जो ग्रामीण का ग्राम का वो ग्रामिणी, शत का मतलब होगा गेटमैन, संग्रहित्री का मतलब होगा ट्रेजरर, भागदूत का मतलब होगा जो टैक्स कलेक्ट करता है, अक्षवाप का मतलब होगा जो कुरियर सर्विस प्रोवाइड करता है, पालगाल, पालगाल का मतलब होगा फ्रेंड ऑफ किंग, गोवीकर्ता का मतलब होगा हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे जो कि आपको लेटर वैदिक पीरियड में दिखते, और इनका मेंशन आपको मिलेगा सतपथ ब्राह्मण में। यहाँ पे लिखा हुआ है सतपथ ब्राह्मण। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द पीरियड ऑल्सो सॉ द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दस वी फाइंड स्थपति being entrusted with the duty of administering outlying areas occupied by एक सेकेंड, लेट दिस म्यूजिक गो। फिर हाँ तो ठीक है, अब चला गया ये म्यूज़िक। चलिए फिर से देखते हैं। द पीरियड ऑल्सो सॉ द बिगनिंग ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले जो मैकेनिज़्म है वो दिखने लगा था इसी पीरियड में। ठीक है, जैसे कि एक होल्ड होगा पावर का, फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा दूसरे में, बट देयर विल बी कॉम्बिनेशन होगा दोनों का। ठीक है, तो ये चीज़ देखा गया था। फिर 10 वी फाइंड स्थपति बीइंग इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग outlying areas occupied by aboriginals, and Satpati being put over a group of 100 village। फिर अधिकृता जो थे वो विलेज ऑफिसर्स थे। उग्रज जो थे मेंशन इन उपनिषद वॉज प्रोबेबली अ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा था कि देखिए दो, यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात आ रही है, तो दो गवर्नमेंट होगा। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो ये थे स्थपति और ये थे सतपति। ठीक है, तो एब ओरिजिनल्स जो थे, एब ओरिजिनल्स उनकी जिम्मेदारी थी स्थपति के ऊपर। फिर जो सतपति थे ये कौन थे, ये 100 विलेजेस होते थे, 100 विलेजेस के हेड थे ये। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स 100 विलेजेस हुआ करती थी। सतपति, सत जो वर्ड है वो उसी का मतलब सेंचुरी 100 होता है, तो सतपति जो थे वो 100 विलेजेस के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। और जो बाहर से लोग आए थे, बाहर के लोग हुए, तो उन लोगों के लिए जिम्मेदारी कौन लेता था, स्थपति, ठीक है, स्थपति और सतपति। ठीक है, और भी क्या क्या है कि और भी 2-3 ऑफिसर्स का नाम है, जैसे कि अधिकृता का मतलब होता था विलेज का ऑफिसर। उग्र के बारे में दिया हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है उग्र के बारे में कि ये लोग पुलिस ऑफिशियल होते थे। ठीक है, तो जो लोग भी पुलिसिंग का काम करते थे, पुलिस ऑफिशियल का, उसको उग्र बोला जाता था, उग्राज बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द पॉपुलर कंट्रोल ओवर अफेयर ऑफ किंगडम वॉज एक्सरसाइज थ्रू सभा समिति इन वैदिक पीरियड एज मेंशन्ड इन ऋग्वैदिक पीरियड। फिर विधाता हैड कम्प्लीटली डिसअपियर्ड नाउ। ठीक है, तो आई वाज सेइंग ना कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। तो यहाँ पे एक चेंजेस आपको यहाँ पे ये भी मिलेगा कि विधाता उस टाइम में हुआ करता था, बट अब जाके ये नहीं है, ये अब कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुका था। फिर किंग जो अपना पावर होल्ड करते थे या पावर को एक्सरसाइज करते थे या किसी भी चीज़ पे अपना कंट्रोल रखते थे, वो 2 चीज़ से के हेल्प से, एक तो सभा और दूसरा समिति की हेल्प से। और ये चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऋग्वैदिक में लिखा गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है
Even during later Vedic times, kings did not possess a standing army. ठीक है, तो लेटर वैदिक पीरियड में भी हम आ चुके थे 1000 BC से लेके 600 BC तक के टाइम तक भी जो किंग होते थे, जो किंग मतलब राजा जो होते थे, उनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। स्टैंडिंग आर्मी का इंपॉर्टेंस आप देखिएगा जब मगध का राइज हम पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें आपको पता चलेगा कि मगध इसलिए राइज किया क्योंकि मगध के पास मतलब बहुत सारा कुछ था, फर्टाइल लैंड भी थी, बट स्टैंडिंग आर्मी की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल थी, एलिफेंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये चीज़ ना आपको लेटर वैदिक पीरियड में मिसिंग ही दिखेगा। किंग था बट किंग के पास इतना स्ट्रॉन्ग या फिर स्टैंडिंग आर्मी नहीं होता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जुडिशरी ऑल्सो ग्रो। ठीक है, जुडिशरी ग्रो कर गया। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे कि क्राइम्स बढ़ रहे थे तो उसके लिए पनिशमेंट भी बढ़ रहा था, रोल ज़्यादा एक्टिवली अब देखा जा रहा था। अगर क्रिमिनल्स हैं या क्राइम बढ़ रहा है तो उसको लिया जा रहा था। जैसे कि थेफ्ट ही देखे थे हम लोगों ने देखा था ना कि चोरी हो रहा था या डकैती हो रहा था, ये सब हो रहा था अर्ली वैदिक पीरियड में। तो बाद में चल के अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जुडिशरी ऑल्सो ग्रू। फिर द किंग प्लेस्ड अ ग्रेट रोल इन एडमिनिस्ट्रिंग क्रिमिनल लॉ। किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया था, जो क्रिमिनल का जो लॉ होता है उसमें किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया था। अब किलिंग ऑफ एन इम्ब्रियो, होमिसाइड, मर्डर ऑफ ब्राह्मण इन अ पर्टिकुलर, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, ड्रिंकिंग सूरा वर रिगार्डेड एज सीरियस क्राइम। ट्रेजन वॉज कैपिटल ऑफेंस। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो होता था जैसे इम्ब्रियो को किल करना, ठीक है, फीटिसाइड जिसको हम बोलते हैं, अबॉर्शन, ठीक है, तो अगर ये होता था, या होमिसाइड या किसी इंसान को मार दिया, या फिर मर्डर कर दिया किसका, ब्राह्मण का, या फिर गोल्ड चुराया, या फिर सूर जो होता था उस टाइम का, ड्रिंक, ऐसे ही, तो ये सबको इलीगल माना जाता था, इसको क्राइम माना जाता था। और ऐसे जो होते थे, ऐसे जो क्राइम्स होते थे, इसमें किंग बहुत अच्छे से इस चीज़ को एडमिनिस्टर करते थे, इसको कंट्रोल करते थे और क्रिमिनल लॉ में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते थे। मतलब बेसिकली यही है कि ये सब चीज़ों को, जैसे जो क्राइम की कैटेगरी थी वो भी बढ़ते गई और अच्छे से उसको फिर टैकल भी किया गया। ठीक है, जुडिशरी का इम्पॉर्टेंट रोल भी आ गया। और जो ट्रेजन है, मतलब अगर गद्दारी कोई करता था तो उसको कैपिटल ऑफेंस दे दिया जाता था, मतलब सीधे से उसको सूली पर लटका दो अगर कोई अपने देश से गद्दारी कर रहा है तो ये था हमारे लेटर वैदिक पीरियड में। सोसाइटी अब देख लेते हैं, सोसाइटी कैसा हुआ करता था। एज द टाइम पास्ड बाय यजनास became elaborate and complicated ceremonial leading to emergence of learned man known as brahmanas। तो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतते गया तो जो यजनास थे वो, उनका रोल ज़्यादा ये हो गया, इलेबोरेट हो गया, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड सेरेमोनियल लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ लर्नड। ठीक है, तो उनको अच्छे से पढ़ाया भी गया। ठीक है, सेरेमोनियल चीज़ों के द्वारा उनको पढ़ाया भी गया, तो जिसके वजह से और ज़्यादा ये लर्नड हो गए और ज़्यादा वाइज हो गए, या फिर और ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, एडुकेटेड हो गए। तो इनको क्या बोला जाता था फिर, ब्राह्मणास बोला जाता था। And as the Aryans expanded to the east and south, the group of people known as Kshatriyas emerged to conquer territories and administer them। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि आर्यन एक्सपैंड करते चले गए ईस्ट में, फिर साउथ तक वो एक्सपैंड कर रहे थे। तो अब एक और ग्रुप जिसको क्षत्रिय बोलते हैं वो इमर्ज कर रहा था। ये क्या करना था, इनका काम था कनकर टेरिटरीज एंड एडमिनिस्टर देम। तो ये जो क्षत्रियास थे, ये लोग बहुत पावरफुल लोग हुआ करते थे। ये टेरिटरी को कनकर करते थे, किसी भी एरिया को वहाँ पे जाके लड़ाई करो या फिर जिस भी तरीके से, बट कनकर कर लेना है टेरिटरी को और फिर उस पर अपना रूल चलाना है, अपने तरीके से वहाँ पे गवर्नेंस को देखना है।
द रिमेनिंग आर्यंस फॉर्म्ड अ सेपरेट क्लास नोन एज वैश्यास। ठीक है, तो आप यहाँ पे यही देखिएगा कि आर्यंस की जो कैटेगरीज थी वो खुद से अपना जो जो जैसा काम करते गया वैसे वैसे कैटेगराइज होते गया। जैसे अभी क्षत्रिय के बारे में हमने देखा ना कि कनकर कर रहा है वो टेरिटरी को और एडमिनिस्टर कर रहा है वहाँ पे अपने तरीके से गवर्नेंस चला रहा है, तो उसको क्षत्रिय बोलेंगे। तो वैसे ही कुछ सेपरेट क्लास, कुछ आर्यंस जो है वो अलग क्लास बना लिए और उसको हम लोग फिर वैश्यास कहने लगे। ओके, अ वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम विस। अच्छा, वैश्यास के बारे में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये वर्ड जो है ये विस से डेराइव किया गया वर्ड है और इसका मतलब होता है पीपल। ठीक है, विश का मतलब होता है पीपल। नन आर्यंस फॉर्म द फोर्थ क्लास विच इज शूद्रा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि यजनास जो थे वो क्या बने, वो ब्राह्मण बने। ओके, फिर आया ये, फिर आर्यंस के कुछ लोग जो कनकर कर रहे थे, एरिया को कनकर कर रहे थे, वो क्या बन गए, वो बन गए क्षत्रियास। ठीक, फिर अब ये इसमें क्षत्रियास तो कुछ बने लेकिन कुछ लोग नहीं कनकर करने वाले में थे, तो वो क्या बने, वो वैश्यास बन गए। तो ये सब आर्यन चल रहा था। अब नन आर्यंस जो बच गए, जो आर्यन नहीं थे, आर्यन जिनका नन आर्यन ऑरिजिन था, वो क्या बन गए, वो उनको कहने लगे हम फिर जाके शूद्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि नन आर्यंस को शूद्रा कहा जाता था लेटर वैदिक पीरियड में। चलो नेक्स्ट में देखते हैं। नेवरदलेस दिस डिविजन्स ऑफ सोसाइटी वर नॉट रिजीड। तो इसमें ये बोला जाता है जो सोसाइटी का डिवीज़न था वो ज़्यादा रिजीड नहीं था। इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र द क्लैन अपीयर्ड इन वैदिक पीरियड। तो ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इन विच पीरियड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड या इमर्ज्ड, कब से देखा गया, गोत्र सिस्टम कब से देखा जाता है। तो वो लेटर वैदिक पीरियड में 1000 BC से लेके 600 BC तक के बीच में देखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हायर कास्ट वुड मैरी विद द लोअर वंस बट द मैरिज विद शूद्र वॉज नॉट परमिटेड। द आइडिया ऑफ पोल्यूशन अपीयर्ड इन द सोसाइटी। अब देखिए सोसाइटी थोड़ा सा बदलने लगा, जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो बहुत कुछ बदलने लगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम बन रहा है। जो पढ़े लिखे लर्नड मैन हो रहे हैं उसको ब्राह्मणा बोला जा रहा है। फिर जो कनकर करता है अपने पावर से, जो कनकर करता है उसको जो टेरिटरी को कनकर करता है उसको क्षत्रियास बोल रहे हैं। फिर जो बचे खुचे आर्यन जो कि टेरिटरी नहीं कर रहे हैं, टेरिटरी को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, उसको हम वैश्य बोल रहे हैं। फिर जो नन आर्यंस बच जाते हैं उनको हम शूद्र बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे ये भी आप देख रहे हैं कि गोत्र सिस्टम भी हम इमर्ज कर रहा है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा कि हायर कास्ट और लोअर कास्ट का शादी मतलब मैरिज हो रहा है, बट शूद्र नहीं, मतलब नॉन आर्यंस की शादी आर्यंस के साथ नहीं हो सकती, ये चीज़ भी देखा जा रहा था। तो इसको आइडिया ऑफ पॉल्यूशन कहते हैं, जो कि सोसाइटी में देखा जा रहा था लेटर वैदिक पीरियड में। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द 4 आश्रम्स, 4 आश्रम के बारे में मेंशन किया गया है और जबाल उपनिषद में लिखा गया है। और ये कौन से हैं आश्रम्स, तो देख लीजिए यहाँ पे पहला है ब्रह्मचार्य। ठीक है, ये आश्रम का मतलब होता है आश्रम एज ये नहीं कि कुटिया नहीं है, कुटिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आश्रम का मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला स्टेज यहाँ पे ब्रह्मचार्य बोला जा रहा है, फिर गृहस्थ बोला जा रहा है। मतलब कुछ जैसे कि जो भी उस टाइम में एज पीरियड था, तो जब तक नहीं शादी हो रहा है तो ब्रह्मचार्य, जैसे शादी हो गया तो गृहस्थ लाइफ उसका स्टार्ट हो गया। फिर वानप्रस्थ सब कुछ अपना सेटल वेटल करके रेडी हो रहे हैं संन्यास लेने के लिए, तो उसको लास्ट स्टेज संन्यास। तो इस तरीके से 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ मेंशन था। किस में मेंशन है ये चीज़ मेंशन है जबाल या जबला उपनिषद में ये मेंशन है। आश्रम सिस्टम वाज फॉर्म टू अटेंड 4, एक सेकेंड ये रेड पेन, 4 पुरुषार्थ। ठीक है, 4 जो पुरुषार्थ हैं उसको अटेन करने के लिए बनाया गया था 4 गृहस्थ, 4 आश्रम। उसमें क्या क्या 4 पुरुषार्थ आता है, एक तो धर्म, दूसरा अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। ठीक है, तो ये चारों पुरुषार्थ का अटेनमेंट के लिए इसको चारों चीज़ों को ये करना है, पाना है।
तो आपको क्या करना होगा, 4 सिस्टम ऑफ आश्रम को करना होगा। तो वो 4 सिस्टम जो है आश्रम के वो हैं ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास। वैसे ही 4 पुरुषार्थ कौन से होंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस ऑफ वुमेन डिक्लाइन। ये भी इस पीरियड का थोड़ा सा नेगेटिविटी है। मतलब अर्ली पीरियड में, अर्ली ऋग्वैदिक जो पीरियड था उसमें बहुत सारी आप ये जो होती हैं वाइज वुमेन लोगों का नाम पढ़ेंगे। बहुत सारी बहुत मतलब डिग्निफाइड रिस्पेक्टेड पोजीशन मिलता था, जैसे सावित्री है या मैत्री हैं, ये सब के को। और उस टाइम में रिसाइट भी कराया जाता था, जैसे कि जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो विमेन या मैन ऐसे करके डिमार्केटेड नहीं हुआ करता था। जिसको अच्छे से श्लोक प्रोनाउंस करने आएगा, रिसाइट करने आएगा, वो बी इट मैन और वुमेन दोनों को इक्वली चांस दिया जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ नहीं रहा था। जब लेटर वैदिक पीरियड में हम आ गए थे तो ये सिस्टम बदल गया था। सिस्टम ऐसा हो गया था कि स्टेटस ऑफ वुमेन तो डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें क्या लिखा था कि डॉटर इज़ द सोर्सेज ऑफ माइजरी बट सन इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। ऐसे करके डायरेक्टली लिखा हुआ भी था, आपको ऐसे मिल भी जाता। ऐत्रेय ब्राह्मण अगर पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि डॉटर जो है वो सोर्स ऑफ मिजरी है। मतलब कि डॉटर अगर हो जा रही है किसी को तो उसको दुख होगा, उसको उसकी लाइफ स्ट्रगलिंग होगी, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ रहता था। और सन को क्या करते थे, सन को प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली माना जाता था, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। फिर अकॉर्डिंग टू मैत्रेयन संहिता देयर आर 3 इविल्स, लीकर, विमेन एंड डाइस। ठीक है, तो मैत्रेयनी संहिता जो है इसमें 3 टाइप ऑफ एविल का मेंशन है। मतलब 3 नेगेटिव चीज़ जो है, 3 नेगेटिव चीज़ बोला गया है। अगर ये तीनों चीज़ में आप ये होते हैं, इंगेज होते हैं, तो आपकी डिग्रेडेशन हो जाएगी, एविल है आपके लिए। कौन कौन सा, लिकर, विमेन एंड डाइस, ये तीनों को बोला गया था। डाइस का मतलब, यहाँ पे डाइस का मतलब वो पासा वासा चलता था, गैम्बलिंग जो होती थी उसके बारे में बोला गया है। थ्रू मोनोगैमी मैन हैविंग 1 वाइफ वॉज द आइडियल। दो मोनोगामी वॉज द आइडियल बट पोलीगैमी वॉज फ्रीक्वेंट। ठीक है, तो ऐसा था इस पीरियड में ऐसा था कि मान के चलते थे कि मोनोगामी होना चाहिए। ठीक है, मान्यता जिसको बोलता है, आइडियल मान्यता ये थी कि एक शादी होनी चाहिए, एक मैन का एक वाइफ होगी। ठीक है, एक मैन की एक ही वाइफ होगी। बट जो सिस्टम देखा जाता था, मान्यता और फिर करना वो चीज़ डिफरेंट है ना, तो वही चीज़ है। जो फ्रीक्वेंट सिस्टम था वो पॉलीगैमी का था, एक हस्बैंड और बहुत सारी वाइफ रहेगी उसकी, ये सिस्टम फ्रीक्वेंट था। ठीक है, नेक्स्ट, विमेन वेर प्रोहिबिटेड टू अटेंड द पॉलिटिकल असेंबलीज। तो ये हो गया था। देखिए यहाँ पे तो हमने पहले शुरुआत में पढ़ ही लिया है कि विमेन की जो स्टेटस थी वो डिक्लाइन हो चुकी थी। तो अब क्या हुआ, तो अब इनको प्रोहिबिट कर दिया गया। अब ये पॉलिटिकल असेंबलीज़ में प्रेजेंट भी नहीं हो सकती, नहीं जा सकती हैं। यहीं से स्टार्ट हो गया था इनइक्वालिटी। फिर याज्ञवल्क्य गार्गी डायलॉग इंडिकेट्स दैट सम वुमेन हैड गॉट हायर एजुकेशन। तो हाँ, यहाँ पे यही बोलने का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि याज्ञवल्क्य और जो गार्गी थे उनका ये हुआ था, डायलॉग हुआ था, उनका डिबेट हुआ था, कन्वर्सेशन हुआ था, जो कि आप बृहद अरण्यक में पढ़ेंगे, बृहद अरण्यक उपनिषद में पढ़ेंगे आप, कि इसमें ये पता चल रहा था, इनके डायलॉग को सुनकर पता चल रहा था कि विमेन को भी हायर एजुकेशन दिया गया है। तो जब विमेन को हायर एजुकेशन दिया गया है तो फिर पॉलिटिकल असेंबली में बैन क्यों रहेंगी, वो क्यों उनको प्रोहिबिट किया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो यही है कि इस टाइम में भी विमेन जो थी वो हाईली एजुकेटेड हुआ करती थी, बट इनइक्वालिटी आ चुका था, जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ चुका था, विमेन के स्टेटस को डिक्लाइन कर दिया गया था और बहुत सारे चीज़ों में बैन कर दिया गया था, ये सब चीज़ हुआ करता था। यहाँ पे आपने देखा है कि विमेन को माइजरी समझा जा रहा है, सोर्सेज ऑफ माइजरी, और वहीं पे सन जो है वो प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली है। तो ये उस समय की बात हो रही है जब टाइम पीरियड था 1000 BC से लेके 600 BC, ऐसा हुआ करता था। चलिए अब टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज देख लेते हैं। हिंदू मैरिज के क्या सब टाइप हैं। एक तो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होगा, गिविंग गर्ल टू मैन विद डाउरी। ओह, तो ब्रह्म जो शादी होगी, ब्रह्म विवाह जो होगा उसमें क्या होगा
एक गर्ल जिसकी शादी होगी मैन के साथ और उसको प्लस डाउरी भी मिलेगा। ये हो गया ब्रह्म विवाह। देव विवाह क्या होगा? गर्ल गिविंग टू प्रीस्ट हिमसेल्फ इन ल्यू ऑफ हिज फीस। ठीक है, तो कोई प्रीस्ट कुछ पढ़ा रहा है या कुछ बता रहा है तो उसमें क्या होगा कि अपने गर्ल को दे दिए, अपने गर्ल चाइल्ड को दे दिए फ़ी के बदले में। तो ये इस टाइप के शादी को बोला जाता था देव विवाह। अर्श विवाह बोला जाता था गिविंग गर्ल टू मैन आफ्टर एक्सेप्टिंग ब्राइड प्राइस। अच्छा, अर्श विवाह में क्या होता था कि अगर आप कि जैसे भी कोई भी अपना गर्ल को दे रहा है या अपनी बेटी की शादी करवा रहा है तो उसके बदले में उसको प्राइज़ भी मिल रहा है। अपने ब्राइड, वो जो भी इंसान उससे शादी कर रहा है वो अपने ब्राइड का प्राइज़ भी दे रहा है। फिर प्रजापत्य विवाह, इसमें क्या होता है? इसमें होता था कि गिविंग द गर्ल टू अ मैन विदाउट डिमांडिंग ब्राइड प्राइस। अच्छा, ये वाला शादी थोड़ा इक्वालिटी वाली है कि शादी होगी लड़के और लड़की की, यहाँ पे ब्राइड का प्राइस नहीं दिया जाएगा और ना ही ग्रूम का प्राइस। ठीक है, ना डाउरी है ना ब्राइड का प्राइस माना जा रहा है। और इस टाइप की शादी को प्रजापत्य विवाह बोलते थे। फिर आता है लव मैरिज। लव मैरिज तो सब समझ ही रहे होंगे आज के डेट में क्या है। फिर गंधर्व विवाह उसको कहते हैं। असुर विवाह किसको कहते हैं? मैरिज विथ परचेज्ड गर्ल, शादी कर रहे हैं ऐसी लड़की से जिसको खरीद के लाए हैं, वो होता था असुर विवाह। फिर राक्षस विवाह होता था कि मैरिज विथ अ डॉटर ऑफ डिफीटेड किंग और किडनैप्ड गर्ल। तो किसी भी, जैसे किंग में फ़ाइट हो रहा है, इस देश के राजा की साथ ये फ़ाइट हो रही है दूसरे देश के साथ, तो अब जो हार गया वो अपनी बेटी का शादी करवा देगा जो जीतता है उस राजा के साथ, इसको बोलता था। या फिर किडनैप कर लिया, जो लड़की को उठा लिया और उससे शादी कर रहा है तो उसको राक्षस विवाह बोलता था। फिर पिशाच विवाह। पिशाच विवाह क्या होता था? ये इसमें होता था मैरिज टू गर्ल आफ्टर सिड्यूसिंग और रेपिंग हर। ठीक है, तो मैरिज करते थे रेप या सिड्यूस करने के बाद, ऐसा शादी होता था। फिर अनुलोम विवाह किसको बोलते थे? मैरिज बिटवीन ब्राइड ग्रूम फ्रॉम अपर कास्ट एंड ब्राइड फ्रॉम लोअर कास्ट। ठीक है, तो जैसे कि अगर लड़का जो है वो अपर कास्ट का है और लड़की जो है वो लोअर कास्ट की है। ठीक है, और लड़का जो है वो अपर कास्ट का है, तो ये वाला जो शादी होगा इसको अनुलोम विवाह कहेंगे। ठीक है, अब इसका जस्ट ऑपोजिट केस होगा। लड़की हो जाएगी अपर कास्ट की, लड़का हो जाएगा लोअर कास्ट का, और ये जो शादी होगी ये होगा प्रतिलोम विवाह। ओके, चलिए हो गया शादी वादी का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 16 संस्कार। 16 संस्कार कौन कौन से हुए हैं? तो गर्भधान हुआ, पुंसवन, सीमांत्योन्नयन, जतकर्मा, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णछेदना। अच्छा, क्या है ये? विद्यारंभा, उपनयन, वेदारंभा, फिर है सामवर्तना, फिर विवाह है, फिर वानप्रस्थ है, फिर अंत्येष्टि है। ठीक है, तो ये सारे संस्कार हुआ करते थे और ये सारे स्टेजेस अपना होता है, मतलब एक इंसान के लाइफ में उसकी बर्थ हो जाती है तो हिंदी जो हमारा रिचुअल है उसमें ये सब किया ही जाता है। ये सब चीज़, उपनयन होगा या कान छेदने वाला जो होता है बच्चे लड़कियों लोग का स्पेशली, फिर है नामकरण होता है, नामकरण तो शायद 6th डे ही में हो जाता है, विवाह होता ही है, वानप्रस्थ होता है, उपनयन होता है, यही सब है। तो ये 16 संस्कार हैं जो हमारे हिंदी रिचुअल के साथ होते हैं, हिंदी रीति रिवाज के साथ किया जाता है किसी भी बच्चे से लेकर जब तक इसका ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिलीजन के बारे में देख लेते हैं। द अर्ली डिविनिटीज़ लाइक इंद्र और अग्नि वर रेलीगेटेड इनटू बैकग्राउंड while Prajapati, creator of universe, later known as Brahma, Vishnu and Rudra, जिनको महेश भी बोला जाता है, god of animal, later identified with महेश, rose in prominence. Now Prajapati became supreme god. देखिए अर्ली में क्या था ना, अर्ली वैदिक पीरियड में आप देखे थे ना कि अग्नि है या इंद्र है, ठीक है, या वर्षा, तो ये सब का पूजा होता था जो नेचुरल थे लेकिन गॉड थे।
ये सब का पूजा होता था। लेकिन बाद में क्या हो गया कि अब और ज़्यादा डिफाइन हो गया। जैसे प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी को प्रजापति के नाम से, विष्णु जी को भी विष्णु जी की पूजा की जाती थी। रुद्र जो थे, महेश जो थे, उनकी प्रोमिनेंस बढ़ गई थी। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है आपको कि ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश का जो सिस्टम है ये कब आया, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट कब हो रहा है, ये लेटर वैदिक पीरियड में हो रहा है। फिर प्रजापति जो थे वो सुप्रीम गॉड हो गए थे। फिर पुशान के बारे में देखते हैं। पुशान हु प्रोटेक्टेड द कैटल, क्या पुशान हु प्रोटेक्टेड द कैटल इन अर्ली वैदिक पीरियड नाउ बिकेम गॉड ऑफ शूद्र। ठीक है, पुशान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वो कैटल के प्रोटेक्टर हैं, मतलब गाय और या फिर डिफरेंट जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके गॉड थे। बट बाद में जाके इनका स्टेटस बढ़ गया, ये गॉड हो गए, शूद्रस के गॉड हो गए। फिर बृहदारण्यक उपनिषद में आप क्या देखिएगा कि इट वॉज द फर्स्ट वर्क टू गिव डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन एंड डीड्स। ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन और डीड्स, कर्मा, ये सब हम लोग बुद्धिज़्म में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पुनर्जन्म का जो डॉक्ट्रिन आया, ये कभी पूछता है अगर एग्ज़ाम में कि डॉक्ट्रिन जो फर्स्ट टाइम कब आया था, ये इसी टाइम में आ गया था, लेटर वैदिक पीरियड में। और ये चीज़ कहाँ पे मेंशन्ड है, ये चीज़ मेंशन्ड है बृहदारण्यक उपनिषद में। दो चीज़ के बारे में मेंशन है, एक तो ये जो पुनर्जन्म वाला चीज़ होता है, दूसरा जो कर्म वाला चीज़ होता है, इसको दोनों चीज़ का मेंशन है वहाँ पे। द अर्ली सिंपल सेरेमोनियल ऑफ ऋग वैदिक पीरियड गेव प्लेस टू इलेबोरेट सेक्रीफाइसेस रिक्वायरिंग सर्विसेज एज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अर्ली सेरेमोनियल ऋग वैदिक पीरियड जो था, इसमें फिर इलेबोरेट तरीके से सेक्रीफाइस सब दिखने लगा। ठीक है, और 17 प्रीस्ट इन लेटर वेद एंड ब्राह्मणास सेक्रीफाइसेस केम इनटू प्रोमिनेंस। ठीक है, तो बाद में जाके आप देखिएगा कि देख रहे हैं आप कि सेक्रीफाइस जो है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइसेस के बारे में। सेक्रीफाइसेस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जो सिंपल सेक्रीफाइस है उसको लघु यज्ञ बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, परफॉर्म बाय हाउस होल्डर ही करेगा। और ये पंच महायज्ञ या अग्निहोत्र या दर्शा यज्ञ ये सब हुआ, या पुनर्मास यज्ञ ये सब हो गया जो पहला सेक्रीफाइस है। दूसरा है महायज्ञास, जिसको ग्रैंड सेक्रीफाइस बोलते हैं। इसमें क्या होता था, ये सब एक सेकेंड, हाँ एक्सक्यूज़ मी। फिर ये क्या था, इसमें क्या होता था कि ये जो महायज्ञ थे ये बहुत जैसे वेल्दी मैन करता था, या कोई एरिस्टोक्रेटिक या किंग, जैसे किंग हुए, तो जो रॉयल था या फिर जिसके पास बहुत पैसा होता था वो करता था महायज्ञ, जो ग्रैंड सैक्रिफाइस था वो। तो उसमें इसके टाइप्स देख लेते हैं अब कि कौन कौन सा महायज्ञ है। तो पहला राजसूय यज्ञ, जिसमें रॉयल कंसीक्रेशन विच इन its full form comprised series of sacrifices lasting over a year. Later days it was replaced by simplified abhishek anointment. ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि रॉयल तरीके से पूजा वूजा होता था और सेक्रीफाइस दिया जाता था, और ये 1 साल तक किया जाता था। लेकिन बट इसको बाद में क्या किया गया, कुछ दिन के बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया और अभिषेक बस होता था। फिर वाजपेय यज्ञ में क्या होता था, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ विच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 17 days अप टू फुल 1 year। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ विच लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 17 days अप टू फुल ईयर। तो इसमें क्या होता था कि 17 दिन से लेके 1 साल तक का प्रोग्राम होता था, जिसमें कि ड्रिंक का ये होता था, डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ठीक है, फिर अश्वमेध यज्ञ जो होता था, यज्ञ जो होता था, उसमें क्या होता था, हॉर्स का सैक्रिफाइस होता था विच लास्टेड फॉर 3 दिन में सैक्रिफाइस होता था। फिर अग्निष्टोमा यज्ञ, इसमें क्या होता था, सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल डेडिकेटेड टू अग्नि विच लास्टेड 1 day, ऑल्दो यज्ञ का परफॉर्मेंस ऑफ Yajna and his wife spent ecstatic life for a year before Yajna
ऑन ओकेजन ऑफ दिस सोमरस वॉज कंज्यूम्ड। इसमें ये बोला जा रहा है कि अग्निस्तोमा यज्ञ जो है इसमें सेक्रीफाइस किया जाता था एनिमल को, और ये डेडिकेट किया जाता था किसको, अग्निदेव को। फिर क्या होता था कि ये एक दिन का है और इसमें एक दिन के परफॉर्मेंस के लिए राजा और रानी को या वाइफ और हस्बैंड को एक साल पहले से ही एक्सटेटिक लाइफ जीनी होती थी, और फिर इस दिन को क्या होता था, सोमरस कंज्यूम कराया जाता था। जल्दी से देख लेते हैं। टुवर्ड द एंड ऑफ वैदिक पीरियड देयर वाज इमर्जेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट कल्ट्स, रिचुअल्स एंड प्रिस्टली डोमिनेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ दिस मूड इज़ फाउंड इन उपनिषद। तो अब देख रहे हैं कि वुमेन की जो सिचुएशन है वो डिक्लाइन कर रही है, फिर कैटेगराइजेशन हो रहा है कास्ट वाइज। तो ये सब की वजह से क्या हो रहा था कि अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे ये हो रहा है, लोगों में हैट्रेड फैल रहा है, या डोमिनेशन के वजह से गुस्सा, भड़काव, ये सब चीज़ देखने को मिल रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करते थे लोग जब ऐसा दिखता था कि इनइक्वालिटी है या किसी को कुछ प्रिविलेज दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, ये सब चीज़ों पे। और ये सब लिखा हुआ है उपनिषद में। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। इकॉनमी कैसा था, तो इकॉनमी द एग्रीकल्चर बिगैन टू रिप्लेस रियरिंग ऑफ कैटल। अब कैटल जो रियर करते थे उसके जगह पे एग्रीकल्चर भी आ गया था। प्लॉग एज एट टाइम्स ड्रॉन बाय 24 ऑक्सन। मैन्योर वाज ऑल्सो नोन। ठीक है, तो इस टाइम में फर्टिलाइज़र्स ऐड करने लगे। फिर जो प्लॉगिंग होती थी, खेती होती थी, उसमें ऑक्सन का भी मतलब बैल ये सब का भी यूज़ किया जाता था। फिर राइस, बार्ली, बीन्स, सेसमी और वीट वर कल्टिवेटेड। इस टाइम में कौन कौन सा चीज़ों को कल्टिवेट किया जाता था, वीट, सेसमी, बीन्स, बार्ली, राइस। ठीक है, फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड एडवांस्ड एज इंडिकेटेड बाय न्यू ऑक्यूपेशन लाइक फिशरमैन, वॉशरमैन, टायर्स, डोर कीपर्स, फुटमैन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा था कि अब बहुत सारे गुड्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और बहुत सारा ऑक्यूपेशन आपको दिखता है कि कोई मछली पालन कर रहा है, कोई धोबी का काम कर रहा है, कोई डोर कीपिंग कर रहा है। तो बहुत सारा ऑक्यूपेशन अराइज हो चुका था। इंडिकेटिंग स्पेशलाइजेशन डिस्टिंक्शन वॉज ड्रॉन बिटवीन चैरियट मेकर, कारपेंटर, टैनर, हाई ड्रेसर। तो बहुत सारा डिस्टिंक्शन भी आ गया था, जो रथ बनाता है या कारपेंट्री करता है या टैनिंग करता है, ये सब के में बहुत सारा स्पेशलाइज्ड और डिस्टिंक्शन भी देखने को मतलब डिफरेंस देखने को मिलता था। नेक्स्ट, कंसिडरेबल एडवांस वॉज मेड इन नॉलेज ऑफ मेटल्स। ठीक है, एडवांसमेंट हो गया था, मेटल्स के बारे में लोग जानने लगे थे। इसमें टिन, सिल्वर, आयरन वॉज मेड अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड अयास, दैट इज़ आइदर कॉपर और आयरन इन ऋग्वेद। तो इसमें क्या हो गया था कि जो टिन था या सिल्वर था या आयरन था, ये भी इसके बारे में भी पता चला था गोल्ड के अलावा। और फिर अयास के बारे में भी मेंशन है ऋग्वेद में। फिर एविडेंस वॉज देयर रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, evidence was there regarding organization of merchants into guilds because of reference of corporation, gun and alderman Srestines। ठीक है, तो यहाँ पे मर्चेंट का भी ये सब देखने को मिला था ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि वो लोग गिल्ड में रहते थे, गिल्ड बना के रहते थे। कोई कॉरपोरेशन का काम कर रहा है तो कोई एल्डरमैन श्रेस्टीन का काम कर रहा है। अच्छा, इस टाइम में जो पॉटरी हुआ करती थी, पॉट का जो कल्चर होता था वो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर्स होते थे 1100 से लेके 600 BC तक। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, कौन से ऐसे आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा, कौन से एरा में कौन से टाइम में कौन सा कल्चर चल रहा था। तो जो लेटर वैदिक पीरियड है इसमें क्या चल रहा था, पेंटेड ग्रे वेयर का टाइम चल रहा था। ठीक है, तो अब आ जाता है महाजनपदा। तो ठीक है, चलिए यहीं पे एंड करते हैं, चैप्टर एंड हो गया यहीं पे। नेक्स्ट हम करेंगे कल महाजनपदा के बारे में। 600 BC से लेके 325 BC तक देखने वाले हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप वीडियो को नहीं भी देखना चाहते तो आप इसको एज ए पॉडकास्ट सुन सकते हैं और उससे भी अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा।
और बहुत टाइम आई फील कि हम लोग को सुनने से भी बहुत ज़्यादा याद होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको देखें और टाइमली देखें, लेकिन एक बार सुन लीजिए और स्पीड बढ़ा के भी, लेकिन सुन के आपको ज़्यादा ध्यान में रहेगा। तो एक बार आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।